मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम उस कस्बे में सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती थी। कोई कहता था मुल्ला बड़े बड़े मसले सुलझा देते हैं, तो किसी की नजरों में मस्ती की चिंगारी चमक जाती, क्योंकि मुल्ला का तरीका अलग ही था। सीधी बात, उल्टी सीधी चालें, और ऐसी बुद्धि की लोग हंसते हंसते हार मान लेते। मुल्ला ज्यादातर सुबहों को चाय की दुकान पर बैठकर लोगों की हल्की फुल्की समस्याएं सुनते और बीच बीच में ऐसी बातें बोल देते कि हल्का सा हंगामा हो जाता। पर इस बार कहानी कुछ और ही थी। इस बार मुल्ला का मुकाबला उन लोगों से होने वाला था जिनके नाम सुनकर ही रग रग में ठंडक उतर जाती थी। चोर। कस्बे में बड़ा शोर था। रातों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। जो दुकानें खुली छोड़कर सो जाती, वहां से ताला नहीं बचता था। जो घर बाहर के लिए बंद होते, उनमें से कुछ कीमती चीजें गायब हो जाती। लोग डरकर रात में कड़कती हवा में भी खिड़की खोलकर नहीं बैठते थे। पुलिस ठहरी ठहरी सी थी। कमोबेश इतनी समझ आती कि चोरी करने वाले चतुर थे, और हर बार कोई सुराग भी नहीं मिलता। लोग आपस में बातें करते, शक करते, पर असली मामला वही, कुछ जाहिर सा, कुछ छुपा हुआ, जिस पर किसी की पकड़ नहीं थी। एक सुबह मुल्ला चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके पास अनोखे किस्से सुनने आए हुए थे, जब एक बेचैन व्यापारी, जिसका नाम हबीब था, भी उनका पास आकर बैठ गया। हबीब की आंखों में चिंता थी, हाथ तौलिए पर घिस रहे थे, और उसकी आवाज में थकान थी। मुल्ला साहब, वो बोला, कल रात मेरी दुकान से हार्दिक सामान निकाल लिया गया। मैंने ताला बदलवा दिया, पर अब तो डर लगता है कि फिर किसी रात कोई आकर ले लेगा। पुलिस क्या करेगी, किसी की जानकारी नहीं। मुल्ला ने चाय का बड़ा घूंट लिया, नाक सिकोड़ी और बोला, हबीब भाई, चोरी बड़े धंधे का काम है, धोखे और गुप्त चालों का। पर जब चोरों के पास ही चोरी हुई चीज रखने की आदत हो, तो उन्हें उनकी चाल सिखाने का भी हक किसका नहीं। मतलब, चोरी अगर रोज तुम्हारी दुकान पर हो रही है, तो कभी कभी चोरी से भी बड़ा नुस्खा चोरी की ही नकल है। लोगों ने एक पल के लिए चौंक कर मुल्ला को देखा। किसी ने कहा, मुल्ला, आप क्या कह रहे हैं? चोरी का मुकाबला चोरी से? कानून तो है। मुल्ला ने हंसकर कहा, कानून भी है, पर कानून जब समझाइश में हो तो काम आती है। पर जब सामान चोरों के घर पहुंच जाता है, तो पहले तो मुझे देखना होगा, कौन है ये चोर, उनके घर कैसे, क्या आते जाते रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वे सचमुच इतने बेपरवाह हैं कि उनकी चालों पर कोई बात न रख सके। कछुए की चाल से मुल्ला ने रात भर निगरानी का फैसला कर लिया। वो खुद बाहर के कुछ लोगों से खबरें इकट्ठी करने लगा। उसने देखा कि चोरी करने वाले हमेशा चुपके से आते हैं, पर हर चोरी के बाद कोई सामान उनके सुखी पैदल रास्ते से गुजरकर एक पुराने मकान की ओर जाता था। वही मकान जो कस्बे के किनारे पर पड़ा था, ईंटों का टूटा फूटा, पर भीतर से सुरम्य अंधेरा। उस मकान के मालिक के बारे में अफवाहें थी। वे कभी भी सामने नहीं आते, पर जब किसी ने पूछा तो पता चला कि 3-4 आदमी रात में घर छोड़कर कुछ दूरी पर रहते हैं और दिन में आराम से आते जाते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वे अजनबी थे, कोई कहता कि वे व्यापारियों के साथ काम करते थे, मगर असल बात यह थी कि उनके घर के पास अक्सर अजीब गाड़ियों और लोगों का आजा होता देखा गया था। पुलिस के पास भी कुछ खास पुख्ता सबूत नहीं थे, बस लोग बतलाते थे कि चोरी की नजरें उसी ओर जाती हैं। मुल्ला ने उंगली पर माथा ठोंका और बोला, ठीक है, अगर चोरी वहां हो रही है तो आइए हम चोरों को उनकी ही भाषा में समझाएं, लेकिन इतना जाल न बनाएं कि हम में ही उलझन बढ़ जाए। और फिर मुल्ला ने अपनी योजना बताई, एक ऐसी योजना जो दिखाई में तो चोरी ही लगे, पर मंशा दंड देने की होगी, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने की। रात ढली तो मुल्ला ने चुपके से कुछ चीजें जमा की। जिन लोगों की दुकानें और घरों से सामान गया था, वे आए और अपना अपना छोटा मोटा सामान देकर बोले, मुल्ला, हमारी आबरू का सवाल है, आप सही समझते हैं तो हमारी चीजों को वापस ले आओ। मुल्ला ने सब कुछ इकट्ठा किया, कुछ जरी के कपड़े,
कुछ धातु की छोटी चीजें, एक दो घरों के नीचे रखी कुछ बची हुई राशन की चीजें, और एक पोटली में रखकर कहा, यह सब थोड़ी सी शरारत से चोरों के घर में चलेगी। लोगों की आंखों में चमक थी। वे चाहते थे कि मुल्ला कोई ऐसा करिश्मा कर दे जिससे चोरी रुक जाए। मुल्ला ने दो साथी चुने। एक था बकल, जो गांव के एक हल्के फुल्के काम वाले आदमी थे, और दूसरा था मंजूर, जिसकी चालें तेज थी और जो रात में निगरानी में बहुत माहिर था। तीनों ने रात में उस पुराने मकान की ओर कदम बढ़ाया। मकान के पीछे एक छोटा सा आंगन था। वहां झुरमुट के पेड़, एक टूटा कुर्सी और जमीन पर कुछ कोयले बिखरे हुए थे। मुल्ला ने देखा कि मकान के दरवाजे पर एक साधा ताला था और खिड़कियां अक्सर खुली रहती थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मकान के मालिकों को चोरी से कोई डर नहीं था, या फिर वो समझदार थे। दोनों में से कोई भी रह सकता था। तीनों ने योजना के अनुसार मकान का निरीक्षण किया। मंजूर ने अपनी तेज चालों से छत तक पहुंचकर देखा कि छत पर कुछ आलसी आवरण थे, शायद रात की हाजिरी का ठिकाना। बकल ने नीचे से दरवाजे के पास झांका। लौ पोल के पीछे कुछ सेहनसी थी। मुल्ला ने अपनी टोपियां पकड़ी और धीमी आवाज में बोला, हम चोरी करने नहीं आए, हम चोरों की परीक्षा लेने आए हैं। मंजूर ने हंसकर कहा, पर हंसी का समय बाद में होगा मुल्ला, पहले अंदर पहुंचना होगा। देर रात थी और हवाएं गुनगुना रही थी। मुल्ला ने धीरे से ताला खोलने का नाटक किया। असल में उसने पहले से ही पास के दुकानदार से नकली चाबी ली हुई थी, जो ठीक उसी तरह की ताला खोलती थी। चाबी से ताला खुला और दरवाजा हल्का सा चरमराया। अंदर जाने पर मुल्ला ने देखा कि कमरा गंदा था पर व्यवस्थित। कुछ कंबल, एक छोटी टेबल जिन पर कुछ कागज और कुछ धातु के बर्तन रखे थे। कोने में एक बड़ा बक्सा पड़ा था और बक्से की नजदीक एक कुकर रखा हुआ था जिसमें अचार के टुकड़े रखे थे। पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह थी कि एक अलमारी थी जिसमें बड़ी संख्या में कागज, कुछ कीमतदार कपड़े और चुभते हुए चमकदार सामान रखे हुए थे। मुल्ला की आंखें चमकी। यही तो वो जगह थी जहां चोरी की चीजें रखी जाती थी। पर मुल्ला की चालाकी यहां खत्म नहीं हुई। उसने अंदर जाकर कंबल के नीचे झांका और पाया कि वहां नकलियां रखी थी। कुछ पुराने चूने के ढकने, कुछ खाली रिक्त बक्सों के भीतर छोटे पत्थर। उसने देखा कि चोरों ने सामान को सिर्फ जमा करके रखा था। वे उसे अपने मानकर नहीं रखते थे। उनका उद्देश्य था वस्तुओं को एकत्र करके कहीं और भेजना। ये बात मुल्ला को और भी अधिक उत्साहित कर गई। उसने सोचा, चोरों की हालत ऐसी है कि वे चोरी की चीजों को बड़े आराम से रखते हैं और लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं। अब हम ऐसे करेंगे कि लोग ना डरें और चोरों की हिम्मत टूटे। मुल्ला ने नरम स्वर में मंजूर और बकल से कहा, हम चोरों के लिए एक नजरिए की तैयारी करेंगे। कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे वे सोचे कि उनका घर अब उनसे ही बदला लेगा। उन्होंने जो कुछ सामान जमा किया था, जो चोरी से आए घरों का हिस्सा था, उसे मधुरता से लिया और उसके साथ एक और चाल चली। मुल्ला ने बक्से के ऊपर कुछ लौह की जाली रख दी, अलमारी के बाहर कुछ पुराने कपड़े बदले और फिर एक पुरानी रंगीन रोशनी की टिन की कटोरी वहां रख दी। पर चीजों को असल में बदल दिया गया था। वो कपड़ा जिसके अंदर कोई कीमती वस्तु थी, उसने उसमें एक छोटी सी मटकी रख दी। वो मटकी अंदर सूखा कंकर था, पर बक्से में एक कतरन चिट्ठी रखी जो कहती थी, जो चुराया तुमने वो फिर लौटेगा। चिट्ठी में मुल्ला ने मजाकिया भाषा में लिखा था कि अब उनका घर चोरी का घर नहीं रहेगा, बल्कि वापसी का घर होगा। ये सब देखकर बकल चिल्लाया, मुल्ला, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखना, जब चोरों को लगेगा कि कोई उनकी ही भाषा समझ गया है तो वे अपनी चाल बदलेंगे। काम पूरा हुआ और तीनों रात के अंधेरे में चुपके से निकल आए। सुबह कस्बे में हलचल थी, वैसे ही जैसे किसी उत्सव की उम्मीद हो। लेकिन थोड़ी ही देर में बात फैली कि पिछले रात प्रेत जैसा कुछ हुआ है। चोरों के घर में एक चिट्ठी आई है और कुछ चीजें बदली हुई मिली।
कुछ लोग डर के मारे तुझे तुम्हारे बोलने लगे। चोरों ने कहा कि रात में उन्हें किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी ने देखा कि घर में चुपके से कोई आया और चीजों को बदल गया है। बहरहाल अगले कुछ दिनों में चोरी के मामलों में असामान्य गिरावट आ गई। क्या हुआ था? असल में जिसने चोरी की उन चीजों को देखा वे हैरान हुए। कुछ लोगों के बहाने पैसे और राज छुपे हुए थे। एक ने कहा कि उसकी सोने की चूड़ी नहीं मिली तो उसने पकड़ कर देखा कि एक पोटली में कुछ सैकड़ी की जगह खाली कंकड़ रखे थे। पर चिट्ठियों ने लोगों के मन पर असर किया। चोरों के मन में खौफ घर कर गया था कि कहीं कोई उनकी नकल करके नहीं बैठा। उन्होंने सोचा कि कोई उनकी ही चाल सीख गया है और अब उनका घर भी उसी चाल का शिकार बन गया है। और व्यक्ति जो चोरी करता है वो अक्सर सबसे बड़ा डर उसी चीज से पाता है जो उसे अपनी ही भाषा में लाठी दे दे। यानी उनकी ही चाल ने उन्हें डराया। एक रात 3-4 दिनों बाद मुल्ला फिर से उस पुराने मकान के समीप खड़ा था। उसने देखा कि वहां जो लोग रहते थे वे बेचैन थे। उनकी आवाजें कम और गंभीर थी। इधर कुछ लोग स्थानीय पुलिस के पास भी शिकायत लेकर गए थे, पर पुलिस की चाल धीमी थी और चोरों के घर में लगी उल्टी छाप ने उन चोरों में प्रश्न पैदा कर दिया। मुल्ला ने सोचा कि अब थोड़ा और करना होगा, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बल्कि उन्हें उनकी ही औकात दिखाने के लिए। उस शाम मुल्ला ने अपनी प्रसिद्ध नसीरुद्दीन चाल निकाली। उसने चोरों के घर के बाहर से एक नकली दृश्य बनाया। उसने वहां कुछ कीमती चीजें रख दी जो दिखती छोटी मगर असल में बेकार थी, और उनके साथ पुरानी टोकरी में कुछ चिट्ठियां रख दी जिनमें लिखा था कि जो चोरी करेगा उसे उसकी ही चोरी वापस मिल जाएगी। ये बात पढ़कर आसपास के लोग आ गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन से कस्बे में कई लोग चोरों के घर के पास जाकर नजर रखने लगे। कुछ लोगों ने देखा कि चोरों में झगड़ा हो रहा है। वे अंदर ही अंदर परेशान थे। कोई कह रहा था कि ये सब किसी शरारती ने किया, कोई कह रहा था कि ये चेतावनी है। आखिरकार चोरों ने तय किया कि वे अपने घर को छोड़ देंगे, इसलिए कि डर का असर उनका मन बर्दाश्त नहीं कर पाया। और वही मौका था जिसको मुल्ला ने सोचा था कि वो तरह इस्तेमाल करेगा। जब चोर घर छोड़कर भाग निकले तभी मुल्ला और उसके साथियों ने चोरों के घर में रखे असली चोरी के सामान की सूची बनाई और उन्हें वापस मालिकों तक पहुंचाना शुरू किया। पर न केवल सामान, वे लोगों के नामों के साथ एक प्यारी सी चिट्ठी भी भेजते गए। आपका खोया हुआ सामान मिल गया है, इसे लेने आए, पर हमारे साथ पुलिस को बुलाए ताकि चोर पकड़े जा सके। ये तरीका ऐसा था कि लोगों ने पहले डर को पीछे रखा और पुलिस की मदद लेने का निर्णय किया। कई परिवारों ने मिलकर पुलिस के साथ शिकायत की और उन चोरों के नाम और ठिकानों का विवरण दे दिया। पुलिस ने भी चोरों के खिलाफ कार्यवाही की और इस बार चोरों को पकड़ने में सफलता मिली। पर अंत में सबसे बड़ा सबक क्या था? जब पुलिस ने चोरों को पकड़ा और केस चलाया गया, तब मुल्ला कोर्ट में नहीं गया, क्योंकि उसका काम था अपनी मर्जी से न्याय दिलाना, न कि खुद बुरे अदालतों का भाग बनना। पर लोगों की बातें जो उसने चाय की दुकान पर सुनी थी अब सच साबित हो चुकी थी। चोरी का धंधा कठिन है पर मजबूत नहीं। अगर लोग मिलकर सोचें और धमकियों का सामना दृढ़ता से करें तो चोर डर जाएंगे। मुल्ला ने बस इतना किया था कि उसने चोरों को सुझा दिया कि उनके छोटे छोटे हथकंडे बड़े नतीजे नहीं देंगे। चोरों ने यह नहीं समझा कि उनका डर स्वयं से बड़ा है। वे परेशान रहे और अंत में पकड़ लिए गए। एक शाम जब सारा कस्बा फिर से सामान्य हो चुका था, पुलिस ने एक छोटी सी सभा बुलाई और चोरी की सभी चीजें वापस की गई। लोग खुश थे और मुल्ला की ओर निहारने लगे। किसी ने कहा, मुल्ला, आपने क्या किया? आप तो जैसे चोरों को ही लौटा कर रहे थे। मुल्ला ने सिर हिलाकर कहा, लौटा तो मैंने वही जो चोरी किया गया था, पर सबसे बड़ा असर यह हुआ कि अब लोग डरकर नहीं चुप बच जाते। हबीब, जो पहले बेचैन था, अब मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में राहत थी। आपने हमें हमारी चीजें लौटाई, पर साथ ही
आपने हमारी हिम्मत भी लौटाई। मुल्ला ने चाय की प्याली उठाई और बोला, हिम्मत ही सबसे बड़ा गहना है, और उसे जब कोई चोरी कर ले तो फिर सारे गहने बेकार हो जाते हैं। कस्बे में अब रातें शांत थी। लोग खुलकर सोते, दुकानें खुली रखकर बैठते और बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी। मुल्ला को कभी कभी लोग देख लेते कि वो बाजार के एक कोने में बैठा है और बिना किसी दिखाई देने वाली उदासी या खुशी के हल्की मुस्कान देता है। लोग जानते थे कि मुल्ला ने उन्हें एक सरल सा नुस्खा सिखाया, डर पर जीत हासिल करो और चालाकी को चालाकी से मात दे दो। चोरी की फिल्मों में से ये एक अलग से सबक था। चोरी का मुकाबला चोरी की तरह नहीं, बल्कि समझदारी और साहस से करना चाहिए। समय बीतता गया और यह कहानी उस कस्बे के बच्चों को सुनाई जाने लगी। टीचर क्लास में कहता, याद रखो बच्चों, अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो चिल्लाओ, बोलो और मानवों के साथ सम्मान मांगना न भूलो। बच्चों की आंखें चमकती। बड़े लोग भी एक दूसरे को ये कहानी सुनाते और हंसकर कहते। मुल्ला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और हिम्मत मिलकर बड़े से बड़े अपराध को भी घुटनों पर ला सकती है। किसी रात मुल्ला अकेले अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे थे। उनके पास एक पुरानी टोपी थी, उस पर धूप की रेखाएं पड़ी थी और उसकी सीमा में जीवन के तमाम रंग थे। उन्होंने सामने के मैदान की ओर देखा, जहां बच्चों की एक टोली खेल रही थी। मुल्ला ने खुद से कहा, जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो चोरी जैसी चीजें खुद ब खुद घुल जाती हैं। उन्होंने अपनी टोपी टेढ़ी कर ली और घर के अंदर चले गए, मानो किसी और किस्से का इंतजार कर रहे हों, जो किसी दिन फिर से कस्बे की गलियों में होगा। कहानी का सार यह है कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने चोरों के घर की चोरी करके किसी को वाकई में नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ उन चोरों को उनकी ही चाल और उनीदी सोच के सामने शर्मिंदा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने लोगों की हिम्मत लौटाई, क्योंकि असली चोरी वही है जो किसी की हिम्मत, आत्मसम्मान या भरोसे को चुरा ले, और जब कोई उसे वापस कर दे तो न केवल सामान लौटता है, बल्कि इंसान भी फिर से अपने अस्तित्व की दिशा में मुस्कुरा उठता है। दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन की साख ऐसी थी जैसे सुबह की चाय के बिना उपवास। लोग उसे हल्के में लेते थे और फिर उसकी बात सुनकर हंसी के साथ सिर झुकाते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुनते ही दरबारियों की जुबान पर अक्सर एक मुस्कान आ जाया करती। किस्म किस्म की चतुराई, सीधी सीधी चालें और ऐसे किस्से जिनमें सच्चाई का स्वाद झूठ के ढकावे में मिल जाता। पर जिस दिन राज दरबार में बड़ी हलचल हुई, उस दिन हंसी के साथ चिंता भी थी। महल के ताज में जड़े एक कीमती जहरीलाल नगीना, राजा के दाहिने हाथ की अंगूठी का रुब, गायब था। नगीना इतना अनमोल था कि उसकी चमक दूर दूर तक राज का पता दे देती थी, और उसकी कीमत सुनकर हर व्यापारी की आंख चमक जाती। पर अब वो न था, और महल के लोग दहशत में थे। चोरी दरबार में, ये तो दावत थी झगड़े, संकेतों और शक का। राजा अकबर या कोई होशियार बादशाह, कहानी में नाम कोई भी हो सकता है, ने दरबार को बंद करवाया। जहां तक कान पहुंचते थे, हर कोई अपनी अपनी दलीलें दे रहा था। मंत्री कह रहे थे कि यह राजधानी के व्यापारियों का षड्यंत्र है। चपरासी कह रहे थे कि रात में अजन भी आए, और कुछ लोग तो सीधे राजा के ही निकट के लोगों पर शक कर रहे थे। भय और शक की हवा इतनी गहरी थी कि दीवारों की रंगत फीकी सी लगने लगी। राजा ने आदेश दिया कि चोर फिर भी यदि पकड़ा गया तो उसे ज्यादा दंड नहीं मिलेगा, बस नगीना वापस चाहिए। सभी को पता था कि चोर को पकड़ना इतना आसान नहीं। महल में अब तक कोई भी भीतर घुसकर इतनी कीमती चीज बिना सुराग छोड़े नहीं ले गया था। इसी बीच मुल्ला का नाम लिया गया। दरबार के अफसर मुस्कुराए। मुल्ला के पास जादू नहीं था, पर उसके पास तरीका था, कहानी, चालाकी और हिम्मत। कुछ ने सोचा कि उसका हास्य अलहदा होगा, कुछ ने सोचा कि अगर कोई हल्का सा नाटक ही दिखा दे तो माहौल शांत होगा। राजा ने बुलाया और मुल्ला अपने चप्पल के एक पट्टा कसते हुए
धीरज से दरबार में आया। मुल्ला ने दरबार की शान देखी, राजा के भूरे हरे वस्त्रों की चमक देखी और उन सब लोगों की आंखों में डर पड़ा। उसने धीरे धीरे राजा को प्रणाम किया, फिर देखा कि राजा के चेहरे पर गहरी लकीरें हैं। वो बेचैन होकर तख्ती के किनारे हाथ रगड़ रहा था। मुल्ला ने नजाकत से कहा, मेहरबान बादशाह, आप क्यों उदास है? क्या आज चांद भी नहीं निकला? राजा ने बिना हंसे कहा, मुल्ला, चांद से बड़ा मेरा दुख वो नगीना है जो हमारी अंगूठी से गायब है। बताओ, क्या तुम कुछ जानते हो? मुल्ला ने आंखें फैलाकर कहा, मैं क्या जानूं बादशाह, मैं तो अक्सर अपनी टोपी खो देता हूं। पर उसकी आंखों में कोई चाल थी। वो हमेशा की तरह सच, नसी हंसी के साथ कुछ कहने वाला था। राजा ने कहा, अगर तुम जानो तो बता दो, वरना मैं तुम्हें सलाखों के पीछे बैठाकर भूल जाऊंगा। दरबार ने ठहाका लगाया, पर मुल्ला समझ गया कि अब कुछ करना होगा। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलने वाला। उसने दिमाग में एक चाल घर की, एक झूठ बोला, और वो झूठ ऐसा था कि सुनते ही दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। मुल्ला ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, बादशाह, मैं कल रात सचमुच वही नगीना देखा। वो यहां नहीं हट सकता। उसने मेरे सपने में बतिया की कि वो बाहर निकलकर हवा खाना चाहता है। पर जब मैंने उससे पूछा कि उसे कहाँ रखना है, तो वो बोला कि वो उसी जगह पर है जहां सच और झूठ की लड़ाई होती है। दरबार एक पल के लिए चुप हुआ। सबने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहा है। राजा की भौहें ऊपर उठीं। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे सपनों की भाषा हम समझते हैं, पर इस महल में नगीना सच में कौन देख सकता है? मुल्ला ने बड़े ठोस अंदाज में उत्तर दिया, मैं देख सकता हूं। मैंने नगीना को देखा और मैंने उसे छुपा हुआ पाया। लोगों ने जोर से हंसी ठिठोली की। किसी ने कहा, वाह मुल्ला, तुमने अब सपने में चोरी भी पकड़ी। पर मुल्ला ने हंसी में सबको रोकते हुए कहा, बताओ कैसे छुपा है? नगीना राजा के कमरे में एक जगह है जहां हर दिन वही लोग जाते हैं जो पूरे महल को देखते हैं पर कभी भी उसे पार नहीं करते। खजाने की अलमारी के पीछे की दीवार में ठीक वही पत्थर जो दूसरे पत्थर से थोड़ा बड़ा है। ये बात सुनकर कुछ लोग ठिठक गए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई चीजें अचानक उस दीवार के पास मिलती जुलती बातें बता रही थी। लेकिन फिर भी ये तो साफ झूठ ही था। मुल्ला ने कुछ भी खोजा नहीं था। उसने ये सब इसलिए कहा ताकि दरबार में हलचल मच जाए और कोई ऐसी हरकत करे जिससे असल चोर की सोची समझी चाल बिगड़ जाए। उसने महसूस किया कि जब सब लोग एक ही जगह पर देखेंगे तो चोर परेशान होकर कुछ करता और उसकी कुछ न कुछ गलती हो जाएगी। ये मुल्ला का खेल था, छोटा झूठ जिससे बड़ा सच निकले। राजा, जो कि कभी कभी मुल्ला की चालों से प्रभावित हो जाया करता, बोला, ठीक है, तुमने कहा है, चलो दीवार खोलकर देखते हैं। दरबार में हलचल हुई। सैनिकों ने दीवार के सामने जांच शुरू कर दी। कुछ लोग मुस्कुराए और कुछ ने सिर पकड़ा। ये तो साफ था कि मुल्ला कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं दे रहा। पर जैसे ही पत्थर हटाए गए, वहां एक गहरा खोखला दिखा और खोखले में चुपचाप एक छोटी सी रेशम की पोटली रखी थी। पोटली के भीतर कोई चकमकाती चीज मिली, पर वो नगीना नहीं थी। वहां सिर्फ कुछ छोटे छोटे फूल और एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, जो चोरी करेगा वो खुद उसकी परत खोलेगा। ये देखकर दरबार में शोर मच गया। किसने यहां तक रखा? कौन इस तरह के संकेत छोड़ता? लोगों की शक की आंच फिर बढ़ी, पर अभी असली नगीना मिली नहीं थी। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, यह तो शुरुआत है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राजा ने थका हुआ स्वर में पूछा, तो असल नगीना कहाँ है? मुल्ला का उत्तर बड़ा तेज और निर्भीक था, बादशाह, नगीना कहीं और है। पर मैंने कल रात देखा था कि वो एक आदमी के पास गया जो अपनी मुस्कुराहट में सच्चाई छुपा लेता है। लोग हंसे और बोले, कौन है वह आदमी? मुल्ला ने धीमे स्वर में कहा, वो वही आदमी जो महल के भोजन कक्ष में रोज आता है, पर वो सुबह जल्दी निकल जाता है। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा।
भोजन कक्ष में आना जाना तो सभी करते थे, पर कौन ऐसा था जो सुबह पहले उठकर निकल जाता था? कुछ लोगों ने नाम गिनाए, सैनिक, चौकीदार और मौसम साफ करने वाला, पर किसी का चेहरा चमक कर नहीं उभरा। राजा ने आदेश दिया कि उन सबको बुलाकर पूछताछ की जाए। पूछताछ के दौरान एक छोटा सा दरबारी, जिसका नाम कासिम था, बहुत नर्वस सा दिखा। कासिम का चेहरा अक्सर गुलाबी रहता, पर उस दिन वो पीलापन लिए खड़ा था। उसकी आंखें चिढ़ी हुई, हाथ लड़खड़ाते हुए थे। राजा ने उससे पूछा कि क्या उसने कुछ देखा। कासिम ने 3 बार कहा कि वो नहीं जानता, पर चौथी बार उसकी जुबान से कुछ और निकला। मेरे पास कल रात कुछ पड़ा था, पर मैंने डर के मारे उसे छिपा दिया। ये सुनते ही दरबार में सीटी सीटी की आवाज सी हुई, क्योंकि साहस ही वो चीज थी जो चोरी के समय लोगों में सबसे कम मिलती है। कासिम को राजा के सामने लाकर बैठाया गया। उसे देखा और सबको लगने लगा कि शब्दों की गठरी टूटने वाली है। आखिरकार कासिम ने बताया कि कल रात उसने गलती से राजा की अंगूठी देख ली थी और पल भर की लालसा ने उसे उकसाया। उसने नगीना उठाया और डर के आगे घबराकर उसे पास के बगीचे में छुपा दिया था। पर जब उसने फिर से लेने की हिम्मत जुटाई तो उसने देखा कि वहां कुछ अजनबी निशान मिले थे, और उसने सोचा कि उसे वहां रखना सुरक्षित नहीं है। इसलिए उसने उसे महल की दीवार के पीछे रख दिया, जहां अब पोटली मिली थी। वो पोटली उसी की भाषा में किसी चेतावनी की तरह लगती थी। अंततः कासिम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और नगीना की असली जगह बताई। वो अंगूठी एक पुराने पेड़ के गड्ढे में थी, जहां वो सोचा था कि कोई नहीं खोजेगा। सैनिकों ने गड्ढे खोदा और नगीना मिल गई। सही वही चमकदार पत्थर जिसके बिना महल अधूरा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में क्रोध और रहम का मिश्रित भाव था। उसने मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला ने न तो नारीपंथी दौड़ और न ही बहादुरी दिखाई। उसने सिर्फ एक झूठ बोला था, पर झूठ का आशय सच निकला, क्योंकि उसने लोगों के मन में शक और भय की आग में एक छोटी हवा का झोंका दे दिया था, जिससे असल चोर की घबराहट सामने आ गई। कासिम को सजा मिली, पर उस शिकायत के साथ कि उसे जीवन के बाकी हिस्सों में अवसर मिलना चाहिए ताकि वह अपने किए की भरपाई कर सके। राजा ने न्याय किया और कहा कि कभी कभी सच्चाई पाने के लिए छोटा सा छल भी काम आ जाता है, पर केवल तभी जब उसका उद्देश्य न्याय और भलाई हो, न कि सिर्फ शरारत या स्वार्थ। कहानी का रस यही था। मुल्ला ने दरबार में जो झूठ बोला वो सच निकला, पर सच नहीं उसी ने बनाया। उसने चोर के डर को जगाया, उस डर ने काम किया और सच सामने आ गया। मुल्ला ने बादशाह से मांग नहीं की, पर राजा उसकी चालाकी और समझदारी से प्रभावित होकर उसे थोड़ी राहत दी। एक छोटी सी राशि और एक टोपी जो सुनने में अलंकारिक थी, पर मुल्ला के लिए इज्जत की निशानी थी। मुल्ला ने टोपी उठाकर कहा, बादशाह, मैं टोपी नहीं चाहूंगा। मुझे बस ये सीखने दीजिए कि लोग जब एक दूसरे पर शक करते हैं तो अपने अंदर के सच से कैसे डरते हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मुल्ला, पर अगली बार तुम्हें सच बोलकर भी काम चलाना होगा। दरबार से निकलकर मुल्ला बाजार की ओर चला। रास्ते भर लोग उससे मिले। कुछ ने खिंचकर टोपी की तरफ देखा और कुछ ने उससे मिठाइयां दरवाजे पर बांट दी, पर मुल्ला का ध्यान किसी इनाम पर न था। उसने अपने झूठ के प्रभाव को देखा और जान लिया कि कभी कभी झूठ सच की सेवा कर सकता है, बशर्ते वो नकारात्मक न हो और लोगों को नुकसान न पहुंचाए। उसने सोचा कि सच्चाई और झूठ के बीच नाचना कला है। कभी कभी झूठ सच्चाई को बाहर खींच लाता है और सच्चाई झूठ की परतें हटाने का काम करती है। कस्बे के लोग ये कहानी सालों तक सुनाते रहे कि कैसे मुल्ला ने दरबार में ऐसा झूठ बोला जो सच बन गया। बच्चे हंसकर कहते कि मुल्ला ने सच्चाई को चोर की आंखों से निकालकर सबके सामने रख दिया। बड़े मुस्कुराकर कहते कि दुनिया में चालाकी और ईमानदारी का संतुलन बनाए रखना कठिन है, पर अगर किसी के इरादे नेक हो
तो कभी कभी चालाकी भी गुरु बन जाती है। मुल्ला वो फिर भी अपने पुराने ढंग का मुल्ला ही रहा। चाय की दुकान, थोड़ी सी बातें और कभी कभी ऐसे ऐसे झूठ जो जरूरत के समय सच के सहायक बन जाते। वक्त के साथ यादें गुम होती, पर उस दिन की हवा में जो गूंज थी वो कायम रही। कभी कभी झूठ भी सच को उकसा देता है, और जब सच्चाई खुद सामने आती है तो झूठ की जरूरत खत्म हो जाती है। मुल्ला ने जो किया वो साहस का नाम था, न कि केवल छल। उसने नगीना लौटाई नहीं, पर लोगों को उनकी हिम्मत लौटने में मदद की। और बादशाह की शिक्षा जो उसने सबको दी वो ये कि इंसान का मन सच्चाई के सामने कब स्वीकार कर लेता है, ये आश्चर्य की बात होती है। और कभी कभी एक छोटी सी चाल उसे बाहर खींच देती है। दरबार में जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने वो राज खोला तो पहले तो हवा में अजीब सी खामोशी छा गई। फिर एक एक कर हंसी की लहर उठ खड़ी हुई, जो हंसी थी भी और जैसे किसी भारी बोझ का उतर जाना भी। सारी दास्तान की शुरुआत वैसे तो एक आम सी बात से हुई, बाजार की चाय की दुकान पर जैसा अक्सर होता है, मुल्ला की बातों में जो हल्कापन दिखाई देता उसके पीछे कोई गहरी नजर छुपी रहती। उस दिन मुल्ला के पास कुछ बच्चों की टोली आई हुई थी। उन बच्चों की आंखों में चमक थी और बोलने का साहस भी। उन्होंने कहा, मुल्ला, कल तो दरबार बहुत भयंकर था। राजा ने मुशायरे की तरह बात की, पर लोगों के चेहरे पर शिकन थी। क्या तुमने सुना? मुल्ला ने एक लंबा सिगड़ा खींचा, चाय पिया और मुस्कुरा कर कहा, दरबार में क्या हुआ ये तो राजा ही बेहतर बताएगा, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए आज कोई नया राज खोल दूं। ऐसा राज जिसे सुनकर लोग हंसकर जी उठें। बात हवा में उड़ती उड़ती दरबार तक पहुंची। अक्सर होता यही था कि मुल्ला के किस्से किसी के कानों से होकर दरबार के कान तक पहुंचते और वहां से महल के गलियारे में इको कर जाते। राजा, जो किसी बात में जल्दी न माने पर भी अगर कुछ दिलचस्प सुन ले तो उसके चेहरे पर आज्ञासी चमक आ जाती, ने दरबार में बुलवाया कि मुल्ला को आगे बुलाया जाए। मुल्ला देर तक नहीं रुका। उसने अपनी पुरानी टोपी सीधी की, दुपट्टा ठीक किया और हल्की सी धीमी चाल में दरबार में उपस्थित हुआ। दरबार में बैठे लोग पहले तो अचंभित हुए। कुछ ने कहा, वो तो वही है जो बाजार में हंसाता है। पर राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, मुल्ला, तुम आज क्यों आए? क्या कोई नई चाल है? मुल्ला ने आंखें फोड़कर कहा, मेहरबान बादशाह, शाही दरबार में जो राज होना चाहिए वो या तो सलाखों तक पहुंचकर काम का होगा या हंसी बनकर लोगों के दिलों को हल्का करेगा। आज मैं एक ऐसा राज खोलूंगा जिससे दरबार हल्का हो जाएगा। मगर हर राज के पीछे एक कहानी होती है। उस सुबह कुछ अजीब सा हुआ था। महल के पश्चिमी पंखे के पास बूढ़े सचिव, जिनका नाम हकीम था, अचानक से गुस्से में आ गए और उन्होंने एक झूठी शिकायत दरबार में डाल दी कि एक नए चपरासी ने रात में उनकी मोहर छीन ली। उस चपरासी का नाम झूमर था, जिसका चेहरा तो हर किसी के पास एक सा ही था, पर जिसके आगे पीछे की कहानियां अलग थी। झूमर का मन छोटी छोटी चीजों का था। वो कहानी सुनने का शौकीन था और हर किसी की रसीली बातों को पीकर अपने आप में रख लेता था। हकीम ने इत्मीनान से कहा, मेरे पास जो दफ्तर का दस्तावेज था वो खो गया। मैंने देखा कि कल रात एक अजनबी आया था और उसने उसे ले लिया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि झूमर को दरबार में लाया जाए और पूछताछ की जाए। झूमर को जब दरबार में खड़ा किया गया तो उसका चेहरा बैंगनी सा हो गया। न तो बहुत डर और न ही बहुत निडरता, बस एक अजीब सी लज्जा थी। मगर मुल्ला ने उसकी आंखों में एक बार देखा और समझ गया कि यहां कुछ उल्टा है, क्योंकि झूमर जिस तरह हंसता था, अक्सर हंसी के साथ अफसाने भी निकल आते थे। मुल्ला को याद आया कि झूमर कल दिन भर चाय की दुकान पर बैठा था और कान लगाए था। उसने कई लोगों की बातें सुनी थी, कुछ इधर उधर की महफिलें, कुछ घरेलू झगड़े, और वो दस्तावेज जिसकी बात हो रही थी उसमें असल में कोई राजो खुफिया नहीं था। वो तो बस हकीम का पुराना खाता पर्चा था। पर राजा की नजरें थी कि किसी की भी बात पर शक न ठहरे। मुल्ला ने सोचा कि मौका अच्छा है।
क्यों ना आज दरबार में एक राज खोलकर सबको हंसा दिया जाए। पर उसका राज साधारण नहीं था। उसने सोचा कि वो केवल झूमर का पीछा नहीं करेगा, बल्कि वो दरबार के अंदर ऐसे ऐसे राज खोलेगा कि हंसी अपने आप फूट पड़ेगी, और हंसी के साथ जो सच्चाई छुपी होगी वो भी निकल आएगी। मुल्ला ने खामोशी से पूरे दरबार का निरीक्षण किया। मंत्री, सरदार, रसोइया, संगीतकार, कवि, सभी अपने अपने कोनों में बैठे थे, चेहरे सख्त और आंखों में प्रश्न। मुल्ला ने धीरे से राजा के कान के पास कहा, मेहरबान, कल रात दरबार में जो हुआ उसकी वजह एक छोटी सी आदत है, और वो आदत इतनी मजेदार है कि लोग सुनकर हंस पड़ेंगे। यदि आप इजाजत दें तो मैं आज वो राज खोल दूं जो सबको हंसा देगा और सच भी सामने ला देगा। राजा, जो हंसी को पसंद करता पर शाही इज्जत को भी समझता था, ने निगाहें झटकते हुए कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे कि मजाक किसी पर तुलाशी न लगाए। मुल्ला ने एक एक करके दरबार के लोगों से बात करनी शुरू की, न दिखाने की चाल में, बल्कि वैसे कि जैसे कोई छिपा हुआ तार तलाश रहा हो। उसने सबसे पहले हकीम को देखा, जो थोड़ा सा गौर से बैठा था और अपने दस्तावेजों की ही नहीं पर हर एक की बातों का अजगर पकड़े रहता था। मुल्ला ने बड़े नजाकत से कहा, हकीम भैया, कल रात आपकी मोहर कहाँ गई थी? हकीम ने गंभीरता से कहा, मुल्ला, मैं तो मानता हूं कि कोई शरारती हाथ ने उसे ली होगी, पर उसके होंठ पर एक अजीब मुस्कान थी। मुल्ला ने थोड़ी देर बाद राजा के निकट आकर फुसफुसाया, मेहरबान, अगर आप चाहें तो मैं एक छोटा सा प्रदर्शन करूं। और फिर मुल्ला ने जिस राज का खुलासा किया वो इस तरह था। उसने दरबार वालों से कहा कि वे सब अपनी ऐसी ऐसी एक एक आदत के बारे में बताएं जो वे अपने आप नहीं बयां करते। कोई भले भले सोचता रह जाता, कोई भूल जाता है और कोई शर्म से चकरा जाता। मुल्ला ने कहा कि हर राजा और मंत्री के छोटे छोटे राज होते हैं। गोलगप्पे की चोरी, अंगूठी की लत, रात में चुपके से खाने की इच्छा, और आज वो चाहता है कि दरबार के लोग अपने उन छोटे छोटे राजों को एक एल्बम जैसा समझकर नाटकीय अंदाज में सुनाएं। उसने दरबार को खेल की तरह दिखाया, राजों का नाटक, और राजा ने भी एक बार इस पर मुस्कुरा दिया। पर जो हुआ वो केवल हंसी भर नहीं था, हर राज के साथ एक सच निकलता गया। पहले आवाज उठी एक बुजुर्ग कवि की। उसने बताया कि रात को वो अपनी कविता लिखकर रखता है, पर सबको नाम देकर वो रचना नहीं देता, क्योंकि वो मानता है कि बिना नाम के कविता स्वतंत्र रहती है। ये सुनकर दरबार में कुछ लोग हंसे। फिर एक संगीतकार ने बताया कि वो अक्सर राजा की महफिल में ऐसे गाने गुनगुनाता है जो खुद उसकी मां से छुपी रहती थी। उन गीतों में वो अपनी नजरों की रौनक छुपा लेता था। और जब एक सैनिक ने बताया कि वो अपने तलवार को रात में नमस्कार करके सोता है, तो पूरा दरबार खिलखिला उठा। हर खुलासा जैसे छुपे हुए रंग खोल रहा था, और सबके चेहरे पर वो रंग बदलने लगा। कहीं शर्म, कहीं लज्जा, कहीं मुस्कान। यही तो मुल्ला की चाल थी। हंसी के जरिए वो लोगों की शर्म और छुपी हुई सच्चाइयों को बाहर ले आ रहा था। मगर बड़ा पल तब आया जब झूमर की बारी आई। झूमर ने बहादुरी बटोरते हुए कहा कि उसकी रातों की एक आदत है। वो हर रात राजा के दरबार की दूरछाव में बैठकर कप के नीचे रखी बूंदों से अपना भविष्य पढ़ता है। यानी वो चाय की पत्तियों में अपनी किस्मत खोजता है। ये सुनकर दरबार में लोग हंस पड़े, पर किसी ने न माना कि ये केवल हंसी भर है। झूमर ने आगे कहा कि कल रात उसने वो दस्तावेज देखा जो किसी बड़े आदमी का नकल था, पर उसने उसे उठाकर किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसने सोचा कि शायद कोई मजाक है। उसकी बात में सच की वो बूंद थी कि उसने कुछ देखा था, पर उसने डरकर बात छुपा ली थी। और वही बात हकीम के गुस्से का कारण भी थी, क्योंकि हकीम को लगा कि झूमर ने उसका दस्तावेज ही ले लिया होगा। दरबार में एक बार फिर से शोर मच गया, पर हंसी के साथ लोगों की नजरें झूमर पर पड़कर कुछ नरम हुई। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखा मेहरबान, राज तो छोटे छोटे थे पर असर बड़ा निकला।
पर मुल्ला ने यहां अपना मुख्य राज खोलना बाकी रखा था। एक ऐसा राज जिसे सुनकर दरबार में बैठे हर व्यक्ति की हंसी के साथ आंखें नम हो गई। उसने कहा, अब मैं एक और राज खोलूंगा, वो राज जो हर शाही आदमी के पैंट के नीचे छुपा रहता है। दरबार में खलबली मच गई और लोग कौतूहल से बोले, क्या बात है मुल्ला? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, हर कोई कहता है कि वो बड़ा है, वो शाही है, वो संपन्न है, पर असल में हर किसी के पास एक छोटा सा डर होता है। कोई अंधेरे से डरता है, कोई सूखी रोटी से, कोई अपने अतीत के आदेशों से, और उस डर को दबाने के लिए हर कोई किसी न किसी छोटी छोटी चीजों का सहारा लेता है। कोई रात्रि में चूहों से डरकर दीवारों पर सो जाता है, कोई चांद देखकर घबरा जाता है। जब आदमी अपने सामर्थ्य का दिखावा करता है तो वो अक्सर अपनी कमजोरी छुपा देता है। ये बात सुनकर दरबार में कुछ शांत हुआ। लोग सोचने लगे कि मुल्ला की कही हर बात पर कितना गहरा अर्थ छिपा है। मुल्ला ने एक एक कर उन राजों को खोलना शुरू किया जो दरबार के किन्हीं किन्हीं मामलों से जुड़े थे। उसने बताया कि मंत्री अक्सर रात्रि में अपनी मेज से चश्मा लेकर पुराने पत्र पढ़ता है, जहां वह अपनी जवानी के दिनों की शरारतों को याद करता है। उसने बताया कि रानी महल से बाहर निकलकर अंधी गली में चुपके से चली जाती थी, ताकि शहर के आम लोगों के साथ वो थोड़ी सी आजादी ले सके। उसने कहा कि राजा को डर लगता है कि एक दिन कोई उसकी जगह ले लेगा, और यही डर उसे रातों को बेचैन करता है। हर राज के खुलते ही दरबार की हंसी साथ साथ नर्म पड़ती गई। हंसी किसी तरह के उपहास की नहीं, बल्कि उस हल्की दुख भरी मानवीय सच्चाई पर थी जिसे अब सब मानने लगे थे। आखिर में मुल्ला ने वो आखिरी राज खोला जिसे सुनकर सबके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो देर तक रही। उसने कहा, मेहरबान बादशाह, ये जो सारे राज हमने खोले, उनमें सबसे बड़ा राज यही है कि हम सब इंसान हैं। हम सबकी आदतें अजीब हैं, हमारी कमजोरियां प्यारी हैं, और हमारे डर हमें मनुष्य बनाते हैं। इसलिए जब हम सब मिलकर अपने अपने राजों को साझा करते हैं तो किसी पर हंसी करने की जगह सहानुभूति होनी चाहिए। ये सुनते ही दरबार में एक अलग तरह की हंसी उठी। वो हंसी जोकात्यो नहीं थी, उसमें हल्का सा राम भरोसा, थोड़ी सी शर्म और बहुत सारी मानवीय गर्माहट थी। राजा ने मुल्ला की ओर देखा और फिर एकदम अनायास ही मुस्करा दिया। राजा की वो मुस्कान इतनी सच्ची थी कि दरबार में बैठे सबको लगा कि शायद आज की हंसी किसी मानवीय पाठ की तरह उनके अंदर बैठ गई है। हकीम ने झूमर से माफी मांगी और झूमर ने भी अपनी बेपरवाही स्वीकार की। उसके बाद हकीम ने दस्तावेज ढूंढवाने का आदेश दिया, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि दरबार की सारी तनिक सी ठसक एक नई नरमी में बदल गई। उस दिन के बाद महल में लोगों के व्यवहार में बदलाव आया। वे अब एक दूसरे के छोटे छोटे राजों पर तेजी से कटाक्ष नहीं करते थे। वे समझने लगे थे कि किसी की हसीन आदतें भी उसकी पहचान है और किसी की शर्म भी उसकी इंसानियत। मुल्ला ने दरबार से निकलते समय चाय की दुकान पर बैठकर बच्चों को बुलाया और कहा, देखो बच्चे, राज खोलना आसान है, पर राज खोलकर भी इंसानियत बचाए रखना बड़ा काम है। बच्चों ने खूब उत्साह से पूछा कि मुल्ला ने दरबार में क्या क्या कहा। मुल्ला ने हंसकर कहा, बस इतना ही कि हर आदमी के अंदर एक राज होता है, और उस राज का असली मोल तब पता चलता है जब हम हंसकर उसे स्वीकार कर लें। बच्चे हंस पड़े और कहने लगे कि अगली बार वे भी दरबार के राज सुनाएंगे। पर इस बार वे सीख भी चुके थे कि किसी के राज पर हंसी उड़ाने से अच्छा है कि हम उसकी स्थिति समझें और हंसी को दया में बदल दें। कई सालों बाद भी जब लोग उस महल की याद करते तो वे उस दिन की हंसी को याद करते जिनमें मुल्ला ने राज खोले और सब हंस पड़े। पर उस हंसी में जो मिठास थी वो केवल हंसी का स्वाद नहीं था, वो एक सीख थी कि संसार में चाहे कितने भी भेद क्यों न हो, अंततः हर कोई उसी धरती का बच्चा है जिसके दिल में डर भी है और उम्मीद भी। मुल्ला ने अपने सरल शब्दों से दरबार के लोगों को वही संदेश दिया जो शासक कम होते होते अक्सर भूल जाता है, कि शक्ति का मतलब ये नहीं कि दूसरों के राजों का उपहास कर दिया जाए, बल्कि शक्ति तो तब है
जब आप दूसरों की कमजोरियों के साथ भी इंसानियत दिखा सकें। और शायद इसलिए उस दिन का राज जो मुल्ला ने खोला था, हंसी बनकर फैल गया। न ताने देने की हंसी थी, न तिरस्कार की, बल्कि एक साझा मुस्कान थी जो हर शाही चेहरे को सरलता से झुकाकर कह गई, हम सब एक हैं। यही वो राज था जो मुल्ला ने दरबार में खोला, और जिसके बाद सब हंस पड़े। हंस पड़े इसलिए नहीं कि कोई बेवकूफी हुई थी, बल्कि इसलिए कि हंसी ने उनको अपने आप में एक सरल सत्य दिखा दिया। और मुल्ला, वो फिर भी वही लौटा जहां से आया था। चाय की दुकान, बच्चों की टोली और नए नए राजों की तलाश में। पर उस दिन की हंसी महल की दहलीज पर एक लंबा सा निशान छोड़ गई, जिसे लोग वर्षों तक याद रखते रहे। एक दिन जब राज खोल कर भी इंसानियत बची रही और सब हंस पड़े।